थैंक यू। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 133वीं वेबिनार में जुड़े आप सभी महानुभावों का मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हमने पॉक्सो की कुछ धाराओं पर बातचीत किया था और लेटेस्ट जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो क्या कहते हैं उस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। ये क्रम हम जारी रखने वाले हैं। आज भी हम इस क्रम में पॉक्सो पर ही बात करने वाले हैं। पॉक्सो के अध्याय 1 और 2 में जो है उससे संबंधित जितने भी जुडिशियल डिसीजंस हैं। प्रारंभिक धारा सभी को मालूम है, सिर्फ बहुत सारी चीजें नहीं होती है, एक्ट के प्रिविलेज क्या होती है, किस किस राज्य में लागू होता है उस पर है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 1 ए से लेकर के एम तक अर्थात 13 परिभाषाएं हैं जिसमें सारी चीजों को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार धारा 2 में भी लगभग 20 परिभाषाएं हैं, जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनको परिभाषित किया गया है। लेकिन वो परिभाषाएं जिनको जो शब्दों को परिभाषित किया गया है वो कोई एक दिन में उठ करके नहीं कर दिया गया है। उसके पीछे बहुत सारे न्याय निर्णय हैं, उसके पीछे बहुत सारा मंथन है, उसके पश्चात उन शब्दों को परिभाषित किया गया है। बलराम मोहानी बना मध्य प्रदेश राज्य 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है किसी अधिनियम का नाम उस अधिनियम के निर्माण के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में भी सहायक होता है। तो जब हम बात करते हैं कि बालकों से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, इसका जो नाम है वो अपने आप में यह दर्शाता है कि इस अधिनियम की उपयोगिता क्या है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि नियम 2 के आगे की हम बात करें तो 2(1) में सामान्य, दूसरे में परिभाषा, तीसरे में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, 4 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। आर्म्ड फोर्सेस को डिफाइन किया गया है, चाइल्ड को डिफाइन किया गया है परिभाषा 7 में। और जब चाइल्ड को 7 में परिभाषित किया गया है तो माननीय कोर्ट का यहाँ पर भी कुछ कहना है जिसके बारे में मैं 1 मिनट में आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि धारा 2 की उपधारा 2(1) खंड घ में बालक पद को परिभाषित किया गया है। सुनील विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 का जो जजमेंट है, इसके अनुसार बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। इस परिभाषा में बालक इस परिभाषा में प्रत्येक व्यक्ति शब्द प्रयुक्त किया गया है जो स्पष्ट करता है कि बालक की परिभाषा में लिंग के आधार पर बालक बालिका में भेद नहीं किया जा सकता है। तो जब हम पढ़ते हैं 7 में इसमें डिफाइन किया गया है, 214 JJ एक्ट में डिफाइन किया गया था बालक को, तो उसके पहले भी एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डिसीजन है सुनील विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इन्हीं सारी बातों पे कौन कौन से न्याय निर्णय है, पीछे हमने नागपुर हाईकोर्ट के निर्णय पर भी बात किया था, महाराष्ट्र में मुंबई हाईकोर्ट के निर्णय पर बात किया था, स्किन टू स्किन टच के बारे में बात किया था। तो और इतने कौन कौन से डिसीजंस हैं जो इस एक्ट को रीडिफाइन करते हैं या इस एक्ट को और सुगम बनाते हैं हमारे आपके लिए, इन पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर बातचीत करने के लिए जो आज हमारे पहले वक्ता हैं अमरदीप सिंह जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप JJ बोर्ड फरीदाबाद में मेंबर हैं, MA BEd LLB और PhD हैं, इसके साथ साथ राइटर और पोएट भी हैं। सर, हमने पिछले सप्ताह एक कवि सम्मेलन भी किया था, हमको पता नहीं था अगली बार जब हम कवि सम्मेलन करेंगे तो आपकी सेवाएं भी लेंगे। तो मैं बड़े सम्मान से अमरदीप सर को आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज का जो विषय है, जो न्याय निर्णय है, उस पर अपनी बात रखें। अमरदीप सर। हाँ, सभी बंधुओं का स्वागत। थोड़ा सा क्या करेंगे, जरा अपना अपना फेस दिखाते रहेंगे जैसे सर ने दिखा रखा है, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ भाई एक आध कम से कम 2-4 लोग मुझे सुन रहे हैं। अन्यथा ये रहेगा कि मैं बोल रहा हूँ और जरा सा मुस्कुराते रहेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। नहीं तो देखिए पुरानिया जी एकदम गुस्से में बैठे हुए, तो मुझे लग रहा है मुस्कुराते रहेंगे। आप प्रारंभ कीजिए जी। आइए, 2-3 चीजें जब मुझे ये कहा गया कि आपको पॉक्सो का जो सेक्शन 1 और 2 है इसके बारे में बात करनी है, तो मैंने 2-3 लोगों से इसके बारे में चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये बात निकल कर आई कि भाई जो ये पॉक्सो एक्ट है ये बना किस लिए। तो मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? बिल्कुल हाँ, आ रही है इस बारे में और आगे बढ़कर थोड़ी सी चर्चा की। तो हमारे जो PMJJB है उनसे बात हुई,
हमारे सेशन जज साहब है, उनसे बात हुई फिर मेरी। और सच कहें तो इसके लिए एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मतलब सचमुच का संघर्ष सा करना पड़ा। तो उनसे कुछ बातें निकल कर सामने आई। जैसा मैं पहले ये सोचता था, और मेरी तरफ कितने और भी सोचते होंगे, कि पॉक्सो एक्ट मतलब पॉक्सो लग गया, जैसा पुलिस ने फैला रखा है पूरे समाज में, यानी पॉक्सो लग गया तो पता नहीं क्या हो गया। पॉक्सो एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा, मैं इसकी परिभाषा, इसका उद्देश्य पढ़कर सुना दूं, तो वो कहीं नहीं लिखा कि भाई पॉक्सो इसलिए है कि किसी को पनिश किया जाएगा। नो, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, बच्चों का बचाव है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले एक फैसले में कहा था कि भाई जो ये पॉक्सो एक्ट है ना, इट इज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, नॉट टू क्रिमिनलाइज द वन। बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए है। होता क्या है, सामान्य तौर पर, भगवान ना करे, किसी के पास कोई एक अपराध पुलिस में गया, पुलिस ने जाते पकड़ा और बस उसको कहा पॉक्सो लगेगी भाई, और पॉक्सो के नाम सुनते ही बस हाथ पैर फूलना शुरू हो गए। कारण क्या है साहब? जबकि पहले ही इसमें कहा हुआ है एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो प्रोटेक्ट करना और पनिश करना, दोनों चीजों में अंतर है। ये तो वैसे ही हुआ ना कि बारिश आती है तो हम अपने ऊपर छत लगा लेते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बरसात बादलों को कंकड़ मार रहे हैं। बच्चे को बचाना ये उद्देश्य है इसका। अब बच्चों को किन किन चीजों से बचाना है, तो थोड़ा सा इसके शुरुआत में देखिए। देखिए, हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, जब भी किसी के घर में हम घुसते हैं तो जो व्यक्ति है वो हमारा वेलकम करता है। हम उसका वेलकम ना सुनकर और डायरेक्ट घर में घुस जाएंगे तो ये अन्याय होगा। यानी आप बिल्कुल इसके फर्स्ट पेज पर ले आइए, जहां ये वेलकम कर रहा है आपका, जहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। वही इसने लिखा है, सेक्सुअल असॉल्ट में आता है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, एंड प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड मैटर कनेक्टेड देयरइन विद इंसिडेंशियल थेरो। ये पहले बिल्कुल उसमें लिखा है कि भाई लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चे का संरक्षण करने के लिए है। अब आ जाइए संक्षिप्त नाम और इसका प्रारंभ कैसे कैसे हुआ। तो 2012 में प्रारंभ हुआ, और अब इसके आप इसके दूसरे सेक्शन में देखेंगे, पहले इसमें लिखा हुआ था इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, और उसके साथ डबल डॉट दिए हुए थे। वो जो डबल डॉट थे उसका मतलब था कि भाई ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, पर अपने सौभाग्य से होल इंडिया का मतलब पूरा, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेकर आसाम तक पूरे भारत में ये समान रूप से लागू होता है। उसके बाद आ जाइए कि जिस तारीख से ये हुआ, नंबर 3 में आप देखेंगे तो उसी तारीख से पूरे भारत में लागू है। 3-4 चीजों के बारे में सेक्शन 2 जो है वो इसकी डेफिनेशन देता है। जब भी पॉक्सो लगता है तो उस पर इस डेफिनेशन के आधार पर ही एक्ट की कौन सी धाराएं लगनी है ये बताया जाता है। तो इसका हम देखते हैं, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड ए। तो जो ए हम देखेंगे, ए हिंदी में कहता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अर्थ वही है जो धारा 5 में है, यानी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन सेक्शन 5। आइए सेक्शन 5 में चलते हैं। भाई सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव असॉल्ट क्या है, हुएवर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, और उन सब चीजों के बारे में बताता है। लेकिन उसके साथ में कहता है जब तक फोर्सफुली जब किसी के साथ पेनिट्रेटिव किया जाएगा तो उसको यह माना जाएगा आपका वहां सेक्शन 2 में ए जो है वो उस पर लागू होगा। बी कहता है कि एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यहां हमें ध्यान देने योग्य 2 बातें हैं। पहली बात कि ए में कहा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और दूसरे में कहा बी में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। दोनों चीजों में अंतर है। ध्यान रखिएगा कि पॉक्सो में असॉल्ट का मतलब उसके साथ, यानी आप सामान्य भाषा में कहें तो रेप करना नहीं है।
मैं दूसरी बात पर आता हूं, थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। जब तक पेनिट्रेटिव नहीं होता तब तक पेनिट्रेटिव शब्द का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जा सकता। पेनिट्रेटिव असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट दोनों में अंतर है। यानी स्किन टच करना, बच्चे के हाथ टच करना, बच्चे यानी दोनों, बोथ। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि चिल्ड्रन यानी चाइल्ड यानी कौन, जो 18 साल से कम, बिलो द एज ऑफ 18, बोथ, वो लड़का है लड़की है जो भी कुछ है। तो ये जो आप टच करेंगे, जो गाल खींच लेंगे, जो बच्चे को अच्छा ना लगे, तो ऐसा सब, या आपने सीने पर हाथ लगाया, पैरों में हाथ लगाया, कहीं भी हाथ लगाया, ये असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव असॉल्ट आप सब जानते ही हैं। इन दोनों में अंतर हमें समझने की बात है। सी इसमें कहता है कि आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस, इसका मीनिंग क्या है? तो सशस्त्र बल, सुरक्षा बल, इन सब का एक दायरा बताया हुआ है कि अगर ये दायरे के अंदर, यानी किसी बच्चे को कंप्लेंट कराने के लिए कोई बच्चा आया और दुर्भाग्यवश वो पुलिस अफसर ही उसके साथ असॉल्ट कर दे, ये उसके आर्म्ड फोर्स में वो सब चीजें आती है, हमारा बीएसएफ, पुलिस, रोड सिक्योरिटी, जो भी है, वट जो फोर्सेज हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हो रही हैं। इसके बाद डी, डी में ही आ जाता है चाइल्ड। चाइल्ड यानी मीन एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, यानी व्यक्ति, अब ध्यान रखिएगा, मेरी वाई.एस. राठौर जी से बात हुई, हमारे सेशन जज है, उन्होंने कहा कि इसमें बॉयज एंड गर्ल हम जर्नली लेते हैं। डॉक्टर साहब, कृपा शंकर जी, जर्नली हम बॉयज एंड गर्ल लेते हैं, लेकिन अगर किन्नर होगा तो क्या करेंगे साहब? उसको भी वही मानेंगे। ट्रांसजेंडर भी शामिल है इसमें, हाँ वही, अगर वो 18 साल से कम का है तो वो भी उसी में शामिल है, इसी परिभाषा में आएगा। आइए, उसके बाद हम लेते हैं डी का ए। कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, बीच डी में नहीं, का ए बीच में सेक्शन, नहीं। हाँ डी का ए सेक्शन लीजिए। इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जरा विस्तार से बताया है। हिंदी में कहते हैं बालक संबंधी अश्लील साहित्य। मैं इससे पहले कि इसके बारे में इसकी डिटेल बताऊं, एक सेकंड में एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि शायद इस जैसी वाहियात चीजों के लिए स्थान नहीं है, और जो भी इस तरह से करते हैं ना, वो वास्तव में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं आप, लेकिन करते हैं, है, देखते हैं हम लोग, इंटरनेट पर देखते हैं, बाकी सब जगह। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ये कहते हैं मींस एनी विजुअल, दिखाई देने वाला कोई भी दृश्य सामग्री बच्चे के आचरण से संबंधित, ठीक है, और जिसमें फोटोग्राफी भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज भी हो सकती है। यहाँ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को वो जो फिल्म आई थी ना, छोटी पहली आपने फिल्म देखी हो, उस पर बाल हनुमान, उसको क्या कहते हैं उस सारी चीज को, डिजिटल करके, एनिमेटेड, हाँ एनिमेटेड, राइट। यानी चाइल्ड का कोई पोर्नोग्राफी में एनिमेशन का यूज भी कर रहा है, तो इट इज नॉट गुड। ये भी इसी के अंतर्गत कंसिस्ट इसमें आएगा, बिल्कुल। आइए, अब वो किसी भी बच्चे के साथ एंड इमेज क्रिएटेड, एडेप्टेड, मॉडिफाइड, ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है कि बड़ों का पूरा शरीर बड़े का है, आपने देखा होगा, लेकिन जो ऊपर की जो गर्दन है ये बच्चे की चिपका दी उसमें, तो ये भी इसी परिभाषा में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा में आता है। आइए आगे चलते हैं। ई, इसका कहता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप shall have the same meaning as assigned to it in clause F of section 2। F भी आ जाएगा अभी। The protection of women from the domestic violence act 2005, इसमें वही माना जाएगा डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो हमने ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें जो परिभाषा दी गई है वही परिभाषा आप डोमेस्टिक रिलेशन की मानेंगे, और उसमें भी उतनी परिभाषा है। वहां पर क्या हो जाता है डोमेस्टिक रिलेशन में कि घर में कोई आ गया, बच्चे को वहां भेज दिया। अभी मेरे पास एक केस आया, और वो केस ऐसा है कि बहुत नजदीक का गांव है। बच्चे को कहा कि भाई चलो आप पड़ोस वाले
ताऊ जी के पास चले जाओ और ताऊ जी ने वहां बच्चे का शोषण किया, रिलेशन में है ताऊ जी। कहने में और सुनने में भी कई बार हम लोग अगर इस फील्ड में काम नहीं करते, आम समाज के व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन है कहीं ना कहीं ये जो शैतान है हमारे दिमागों में, ये कहीं ना कहीं बच्चे का, हमारे कारण से बच्चे का शोषण हो रहा है, और वो बच्चे का शोषण ना हो इसके लिए पॉक्सो एक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एफ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन द सेक्शन 3। जैसा सेक्शन 3 में कहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, पेज पलटिएगा तो सेक्शन 3 में आ जाएगा। अ पर्सन इज सेड टू कमिट द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ, एक व्यक्ति को पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला कहा जाएगा अगर ही पेनिट्रेट हिज पेनिस, स्पष्ट है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ही पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ और the or anus of a child or make a child to do so with him or any other person। मुंह से, गुदामार्ग से, योनि से बच्चे में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है, ऐसे किसी चीज को। और इसी के दूसरा बी आ जाता है, तो कहते हैं कि किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक के योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में घुसेड़ता है, ये सब पेनिट्रेटिव के। कई बार वकील इस बात को लेकर बहस करते हैं, जब हमारे और आप जैसे लोग जाते हैं तो वकील बहस करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं जी, ये पेनिट्रेटिव तो था ही नहीं जी। यहां बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है, आइदर इट इज पेनिस और नॉट, ये है या नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो यानी इनटू द वेजिनिया ओथेरा एनस, इसमें अगर गया है तो उसको यही माना जाएगा। आइए तीसरा इस पे क्या कहता है, he applies his mouth to the penis, vagina, anus of the child or make the child to do so to such person or any other person। सेक्शन 3 में बिल्कुल पेनिट्रेटिव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, इससे ज्यादा स्पष्ट परिभाषा हो नहीं सकती। इसलिए जब कभी वकील इस बात को लेकर बहस करते हैं, कोर्ट में आते हैं, तो उनको एक बार सेक्शन 3 दिखा देना चाहिए कि हाँ भाई ये है। आइए आगे चलते हैं। प्रेस्क्राइब्ड मीनिंग द प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल मॉडल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के जो रूल मॉडल है, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इसके जो रूल्स बने हुए हैं वो प्रेस्क्राइब्ड है, उनका मीनिंग है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institution Prevention of Misuse Act 1988, 41 of 88। ये जो इस एक्ट में लिखा है, धार्मिक संस्थाएं वो सब हैं, यानी जहां भी व्यक्ति जाता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ और आजकल छोटे छोटे शिवालय, वो सभी चीजें इन सब में मान्य है। आइए इसके बाद आप आ गया है आई, सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन सेक्शन 7। अब मैंने अभी आपको शुरुआत में, ध्यान होगा आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी, ध्यान होगा कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही कहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दोनों में अंतर है। तो उत्तम जी भी जुड़े हुए हैं, और तो आइए सेक्शन 7 में देखते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है साहब, थोड़ा सा पेज पलटेंगे। सेक्शन ये कहता है सेक्सुअल असॉल्ट, whoever with the sexual intent touches the vagina, the penis, the anus or the breast of the child। यानी आपने पेनिट्रेट नहीं किया, आपने टच किया। जिन अंगों को टच नहीं करना चाहिए स्पष्ट लिखे हुए हैं इसमें, of the child or make the child touch the vagina, penis, anus, breast of such person। या आपने टच किया या आपने टच करवाया, बोथ, मतलब दोनों इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, दोनों चीजें ही गलत है। कई बार इस बात पर बहस होती है, नहीं जी नहीं जी, वो अरे भाई बच्चे से आपने टच कराया या किया, आपने उसका जो बालपन है उस पर कितनी गहरी चोट मारी है, उसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। तो ये सेक्शन 7 में लिखा हुआ है,
और डज एनी अदर एक्ट विद द सेक्सुअल इंटेंट, ये ध्यान रखना, कोई भी ऐसा एक्ट जो आपने सेक्सुअल इंटेंट के साथ लैंगिक आशय को लेकर किया है। मुझे याद है कि डॉक्टर साहब का वैसे मैसेज आ गया कि 5 मिनट, मैं विद इन 5 मिनट्स इसे कंप्लीट कर दूंगा, कि भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश के लिए किया। तो जज ने कहा इससे क्या मतलब है? उन्होंने कहा मतलब कैसे नहीं है, डॉक्टर के हाथों से भी कई बार ऑपरेशन करते हुए कोई डेथ हो जाती है, और डाकू एक गोली मार देता है, आदमी मर जाता है। अगर भावनाएं उसमें ना जुड़ी हो तो फिर उसमें दोनों में अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए इंटेंट शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। आशय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, ये लैंगिक हमला कहा जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बस केवल इसके। अब इसमें हरासमेंट क्या आ जाता है, देखिए डॉक्टर साहब 2 मिनट और लूंगा बस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्सुअल हरासमेंट, इन तीनों चीजों का अंतर समझ लीजिए। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन द सेक्शन 11। आइए पॉक्सो का सेक्शन 11 क्या कहता है। अच्छा रहता है कि हम अपने सामने बुक खोल कर रखते हैं, तो थोड़ा सा मजा आता रहता है मुझे भी। डॉक्टर साहब जय हिंद। आइए, तो 11 क्या कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। ए पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन ए चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, देखिए बिल्कुल अंतिम 2 शब्द देखिए, इंटेंट वो भावना जो है, अटर एनी वर्ड और मेक एनी साउंड और मेक एनी गेस्चर और एग्जिबिट्स एनी object or part of body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of the body shall be seen by the child। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर उत्पीड़न शुरू होता है। सेक्सुअल हरासमेंट यानी उत्पीड़न, कि आपने कोई ऐसा साउंड, कोई ऐसी ध्वनि, कोई ऐसा अंग आप प्रदर्शित करते हैं जो सुनने में बच्चे के लिए उस परिभाषा तक जाता है जिसको आप सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। दिखाते हैं या देखा जाता है। कई बार क्या है, आपने वस्त्र ऐसे पहन रखे हैं कि उसमें दिख रहा है, यानी आपकी लापरवाही नहीं है, आप विलिंगली ऐसा कर रहे हैं। भाई हम हैं, हमें ऑलवेज वी शुड कंसर्न अबाउट दैट। उसका दूसरा जो सेक्शन कहता है वो कहता है मेक्स ए चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी so as it is seen by such person or any other person। आप किसी बच्चे से उसके शरीर के, होता क्या है, छोटे बच्चे गांव में गए और मजाक में क्या करते हैं, बहुत बहुत जेन्युइन सा है, जर्नल सा है, पैंट खींच दी उसकी, तो बहुत छोटा है वहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे 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 बच्चा बड़ा हो रहा है और आप उसकी मर्जी के बिना भी ऐसा कर रहे हैं, प्रदर्शन करना या प्रदर्शन करवाना बोथ हरासमेंट में काउंट होंगे, आप चाहें या ना चाहें। और शो एनी ऑब्जेक्ट टू ए चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पज। अगर आपने पोर्नोग्राफिक पर्पज से बच्चे को मीडिया में किसी भी अश्लील प्रयोजन से शो किया। मुझे याद है कि एक बार वो बच्चों का डांस इंडिया डांस चल रहा था, एक छोटी लड़की ने महाराष्ट्र का कोई डांस है वो किया, तो उसमें इशारे बहुत अच्छे नहीं थे, यानी जो बड़े करते थे वो था। तो आपको पता है आजकल महिलाओं को आप जरा सा कुछ कह दो तो उनको ये लगता है कि भाई हमें क्यों कह दिया, ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। समझदार लोग नहीं करते लेकिन नासमझ ऐसा कर जाते हैं। तो जो जज थे, मुझे याद है उसका जज शायद मिथुन, फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, और उसका समझाने का तरीका था कि बेटा बड़ों के जो एक्शन है वो बच्चों पर अच्छे नहीं लगते हैं, एक तरीका था समझाने का। यानी ऐसा कुछ भी जो बच्चों के लिए अश्लील लग रहा हो वो नहीं दिखा सकते। अगर आप इसको बार बार ऐसा करते हैं तो फिर ये सब आपका सेक्सुअल हरासमेंट में माना जाएगा।
आइए, लगभग अंतिम के 2 बचे हुए हैं। इसके बाद है शेयर्ड हाउस होल्ड, मीनिंग द हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस लिव्स और हैज लिव्ड एट एनी टाइम। वो घर जहां जो आरोपित है, यानी जिसने बच्चे के साथ, जिसपे चार्ज लगा हुआ है, उसको, वो वहां रहता है, उसको आप शेयर हाउस होल्ड की परिभाषा देंगे। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, अब इसमें 2 अंतर है साहब। स्पेशल कोर्ट और जेजे बोर्ड और सीडब्ल्यूसी, तीनों चीजों में अंतर है। सीडब्ल्यूसी तो हमारे लिए बनी है चाइल्ड वेलफेयर के लिए, जेजे बोर्ड जो है कि वो बच्चों के लिए, लेकिन ये पॉक्सो उसमें काउंट कभी कभी कई मामलों में नहीं होता है। असाइंड करके जब हम ऊपर भेज देते हैं तो उसको स्पेशल कोर्ट में भेजा जाता है। कई राज्यों में इसको पॉक्सो कोर्ट कहते हैं, कई राज्यों में इसे चिल्ड्रन कोर्ट कहते हैं। हेल्पिंग जी जो है वो, आपके यहाँ भी कोई और अलग नाम होगा इस कोर्ट का? डॉक्टर साहब आपके यहाँ क्या नाम है कृपा शंकर जी? पॉक्सो कोर्ट बोलते हैं, स्पेशल पॉक्सो हाँ, कोर्ट। हमारे यहाँ इसको चिल्ड्रन कोर्ट बोलते हैं हरियाणा में। जी। तो बाकी कोई कमी होगी तो डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे, अरविंद खुरानिया जी हैं, लेकिन अभी ऐसा ही ध्यान है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बस ये अंतिम है एम। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मुझे भी नहीं पता था साहब, और मुझे पता जब चला डॉक्टर साहब, जब परसों हमारे यहाँ पीपी बहुत लेट आया और उसको हमारे जज साहब ने झाड़ मारी और उनको बुला लिया डीए को, और डीए को कहा कि आपसे मैंने कहा हुआ था कि आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भेजें। वो झाड़ मारते रहे, मैं भी सुनता रहा, बाकी भी सुनते रहे। जब वो चले गए तो मैंने कहा सर ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, ये सारे पीपी तो है। तब उन्होंने मुझे ये दिखाया कि भाई ये देखो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि आपकी कोर्ट में स्पेशल, इसकी विशेषज्ञता रखता हो, स्पेशलाइजेशन हो जिसका, उसको आप रखेंगे। तो ये मैंने आप सभी के सामने जितना मुझे ज्ञान है, मतलब मुझे लगता है शायद बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने करने की कोशिश की है, और फिर कभी मौका मिला तो मैं पूरी अच्छी कोशिश अच्छा रहा, करूंगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। जी आपने जी, थैंक क्रक्स का उसका पॉइंट वाइज रखा है। अब इसी से संबंधित न्याय निर्णयों पर हम बात करने वाले हैं। तो खुरानिया सर बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, हमारे चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के हरियाणा चैप्टर के प्रभारी भी हैं। सर आप और कई जगह मास्टर ट्रेनर की भूमिका में भी आप होते हैं, चाहे पुलिस हो, जुडिशरी हो, गवर्नमेंट हो। तो खुरानिया सर से मैं बात करूंगा कि 1-2 न्याय निर्णय जो आपको उचित लगे उस पर बात करें, फिर हम नवीन सर की तरफ चलेंगे। जी खुरानिया जी, सर। थैंक यू डॉक्टर कृपा शंकर जी। समय समय पर मुझे समय देते रहते हैं, आप सभी से जुड़ने का, मिलने का और अपनी बात को रखने का मौका देते हैं। मैं आभारी हूँ डॉक्टर कृपा शंकर जी का, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का, और खास तौर से सीसीएफ का, जिन्होंने पूरे भारत देश को एक झंडे के नीचे जोड़ दिया और ऐसा समय बांध दिया कि आए हफ्ते हम कुछ समय निकाल पाए और एक दूसरे से मुखातिब हो सकें और अपनी अपनी बात, अपने अपने प्रदेश की बात, अपने अपने जिले की बात रख सकें। पॉक्सो पे आता हूं सीधा। पॉक्सो के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, पहले पॉक्सो है क्या, इसको समझने की हमें बहुत जरूरी है। जेजे एक्ट को हमने पढ़ लिया, जेजे बोर्ड के मेंबर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, उसमें दिए हुए 16 प्रिंसिपल हमने देख लिए। प्रावधान पहले भी सारे थे, प्रावधान अब भी सारे हैं, फिर पॉक्सो क्यों? पहले इस बात की समझने की जरूरत है कि जो भी केंद्रीय कानून है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, उसके अपने नियम हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है अपने आप में एक केंद्रीय कानून है, जिसके अपने नियम भी हैं। हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि जहां हम सेंट्रल एक्ट की बात करते हैं, वहां उसके कानून को समझते हुए उसके नियमों का ज्ञान भी हमें होना अति आवश्यक है। और जहां हम पॉक्सो की बात करेंगे तो 3 तरह के नियम हमें जरूर समझने चाहिए। इंडियन पिनल कोड, उसके साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके साथ मॉडल रूल 2016, पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट के नियम, ये 6 चीजें हमें साथ में जोड़ के चलनी पड़ेंगी
तभी हम इसका सही दृष्टि से समझ भी पाएंगे और इसमें काम भी कर पाएंगे। ये मैं जो एजेंसीज इसमें काम करती हैं उनके लिए विशेष रूप से कहता हूं कि जब तक आप तीनों नियम साथ में नहीं रखेंगे, ना आप इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे और ना ही आप कोर्ट को असिस्ट कर सकेंगे, अपना चालान भी ढंग से नहीं बना पाएंगे। अभी भाई अंबरदीप जी ने बात की कि इस कानून में प्रियम्बल में जो बात की गई है वो केवल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात की गई है। किसी हद तक ये बात बिल्कुल सही है। ये जो कानून बना, जो सेक्शन 3 में 16 प्रिंसिपल दिए हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स के मद्देनजर प्रोटेक्शन इसमें सुनिश्चित किया गया इस कानून में भी। लेकिन साथ साथ इसमें अगर उसी पहली लाइन को हम आगे पढ़ें, एंड प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, विशेष अदालतों का गठन। उसके बाद फिर आगे देखिए, फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस, इस कानून के तहत अपराधी के खिलाफ ट्रायल करने के लिए स्पेशल प्रोविजन पे भी जोर दिया गया है। तो बच्चे के प्रोटेक्शन की तो बात की गई है, लेकिन वो ट्रायल भी प्रोटेक्टेड ट्रायल रहेगा। उसके जो विशेष नियम हैं उसमें वो ट्रायल होगा। जैसे कि इसमें समयबद्ध किया गया, 1 साल के अंदर विशेष न्यायालय फैसला देगा, 1 साल से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्ली जो है सेक्शन 3 में, उसके मद्देनजर विशेष अदालतें कैमरा प्रोसीडिंग एंड कैमरा इन कैमरा प्रोसीडिंग, बंद कमरे में सुनवाई और साथ में विक्टिम और अक्यूज के बीच में भी पर्दा, कॉन्फिडेंशियलिटी, सो दैट कि वो बच्चे को डरा ना सके, एक विशेष नियम बनाया गया इसमें। तीसरा, बच्चे का, विक्टिम का जो बयान होगा उसकी एडजमेंट अगर होगी तो सेम डे के अंदर होगी, उसको बार बार नहीं बुलाया जाएगा, उसको फर्दर हरेसमेंट नहीं होगी। ये प्रोटेक्शन दिया गया उसमें। इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई। सेक्शन 29 देखें तो प्रिजम्पशन 3, 5, 7, 9 धारा में जो अपराध हैं उसका संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत का विशेष जज प्रज्यूम करके चलेगा कि इसने ये अपराध किया है। साबित किसको करना है? अक्यूज को उसमें साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। एक विशेष प्रावधान बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए जो कि विक्टिम है। इसमें कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें विक्टिम भी बच्चा है और अपराधी भी बच्चा है, तो वहां ठीक है, उस अपराधी बच्चे को भी जेजे एक्ट का प्रोटेक्शन रहेगा, लेकिन फिर भी उसको साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई। अगर परिभाषा को मैं टच करूं थोड़ा सा, धारा 2 सब क्लॉज 1 और उसके बाद सब क्लॉजेज, तो देखें कि एग्रावेटेड की डेफिनेशन कितनी आगे तक जाती है। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ पॉक्सो एक्ट। अब 5 में क्या कहा गया? कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी, कोई भी आर्म्ड फोर्स का सदस्य, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी मैनेजमेंट या स्टाफ ऑफ जेल, प्रोटेक्शन हाउस, या जो बच्चा या कोई भी उसमें कस्टडी में है, बड़ा कस्टडी में है, ऐसी जगह commit penetrative sexual assault on a child being inmate of that institute, management or staff of a hospital, may be government or private, ऐसा संस्थान जहां पर इलाज होता है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ educational institute, religious institution, whoever commit gang rape, gang penetrative
sexual assault, using deadly weapon, causing grievous hurt or causing bodily harm or injury, assault on a child which physically incapable, the child become mentally ill under section 2 of Mental Health Act, makes the child pregnant. ऐसी बहुत सारी चीजें जहां बच्चा उस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से कहीं HIV पेशेंट बन गया, ग्रसित हो गया, इन्फेक्शन हो गया उसे, या उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होगी, ये सब चीजें काउंट होंगी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। जैसे अंबरदीप जी ने भी अपनी परिभाषा देते हुए इसकी काफी अच्छे से खोल के बताया है। इस बहुत सारी बातें जो कि IPC कवर नहीं जिसको करती थी, उसको इसमें जोड़ा गया, उस विक्टिम बच्चे को और ज्यादा प्रोटेक्ट करते हुए। अब एग्रावेटेड भी साबित हो गया, एग्रावेटेड की डेफिनेशन में भी हम आ गए, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा? उसका रिजल्ट ये रहेगा, जहां पर एग्रावेटेड साबित हो गया, एग्रावेटेड की धारा लग गई, वहां उसको कम से कम 20 साल की सजा या लाइफ या डेथ और विद फाइन, ये सारी सजाएं उसको हो सकती हैं। तो इसको बड़ा ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। बिल्कुल छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसमें इतने सारे प्रोग्राम जोड़े गए हैं, इतनी सारी चीजें इसमें बनाई गई हैं, बताई गई हैं। अदालतों के लिए सुनिश्चित किया गया है कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कठोरतम सजा उस अपराधी को मिले जिसने बच्चे के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया है। तो उसके लिए बनाया गया है पॉक्सो कानून, पॉक्सो कानून के नियम, विशेष अदालतें और विशेष अदालतों का प्रोसीजर। इसीलिए इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विक्टिम बच्चे को पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हुए भी इन एडिशन टू दैट लीगल सर्विसेज से अधिवक्ता, स्पोर्ट पर्सन, सोशल वर्कर वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जोड़ी गई हैं ताकि बच्चे को प्रेशर भी ना रहे, बच्चे को फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले अदालत में, बच्चे को समय रहते जो है न्याय मिले। और फिर 357A में मुआवजे का प्रावधान कि ये भी सुनिश्चित करे अदालत कि उस बच्चे को जो जाती हुई है या अगर विक्टिम की डेथ हो गई है, उसके डिपेंडेंट्स को भी वो मुआवजा राशि मिले, जिससे हम उनको किसी हद तक सहानुभूति समझकर ही कुछ सहारा लगा सकें। मैं आज किसी निर्णय की इसमें चर्चा नहीं करना चाहूंगा, केवल इतना ही मैं सबमिट करना चाह रहा था। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी हम निर्णय लेते हैं, निर्णय की बात करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों ने विषय को रखा, और किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो और उसको मुआवजा दिया जाए, ये दोनों बातें इस जिस्ट है इस एक्ट का। हमारे साथ नवीन सर और उनकी टीम जुड़ी हुई है जो इससे संबंधित जुडिशियल फैसलों पे बात करने वाले हैं। इस बीच हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं। भाई साहब आपका भी स्वागत है। नवीन सर लगभग 15 वर्षों से एग्रीकल्चर, RBI, DRT, पेस्टिसाइड, क्रिमिनल लॉ सहित विभिन्न कानूनों पर काम कर रहे हैं। बुक्स जो एनालिसिस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉर्पोरेट लॉ, कमेंडेटरी एंड न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पे आपने लिखा है। 100 से ज्यादा आर्टिकल्स आप जुडिशियरी पे लिख चुके हैं, न्याय निर्णयों पे लिख चुके हैं। तो सेक्शन 2 पे हमने बहुत लंबा बात किया, सारी परिभाषाओं से लेकर उसका जीस्ट से लेकर क्या है उस बारे में आपने जाना हमारे एक्सपर्ट से। अब मैं नवीन सर से आग्रह करूंगा कि इससे संबंधित माननीय न्यायालयों के फैसले क्या है और उनका क्या सोचना है, इस पर अपनी बात रखें। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे, तो जो आज छूट जाएगा उसको आगे लेंगे। इस बीच अगर भाई साहब आप जुड़े रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपका अध्यक्षीय उद्बोधन भी कर सकते हैं। अगर आप टाइमिंग क्या रहेगी जी नेक्स्ट वीक? टाइमिंग यही रहेगी, हम आप सारी बातें बताएंगे। अध्यक्ष जी आप जुड़े रहेंगे? हाँ मैं जुड़ रहा हूँ। ठीक है जी। मैं जुड़ूं।
जी, तो नवीन नवीन जी को सुनना चाहूंगा मैं, चलने दीजिए आप। नवीन सर और आईटी टीम से आग्रह है कि वो जो एक प्रेजेंटेशन मैंने भेजा था उसको शेयर कर दें, आईटी टीम। नमस्कार कृपाशंकर जी, नमस्कार अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सीसीएफ का धन्यवाद करना चाहूंगा और आदरणीय कृपाशंकर जी को और डॉक्टर साहब का कि उन्होंने मुझे पुनः इस सम्मानित मंच पे आने का गौरव प्रदान किया। और दूसरा महत्वपूर्ण धन्यवाद कि इस मंच से जुड़ने पर और अपनी बातें आपके साथ शेयर करने पर मुझे सीखने को बहुत मिलता है और सीखना मेरी जिंदगी का मुझे लगता है कि उद्देश्य है, तो ये इसके लिए विशेष धन्यवाद। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बात करी और डेफिनेशंस पे बात करी, प्रोसीजर्स पे बात करी, प्रियम्बल पे बात करी, लेकिन जिस बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वो बात मुझे अक्सर जब हम लोग पॉस्को की बात करते हैं या हम इस समृद्ध मंच पर हर बार सेमिनार करते हैं तो वो दिखती है। वो बात यह है कि हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है, और वो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, बच्चा या चाइल्ड। तो नेल्सन मंडेला साहब ने बहुत अच्छा जो है एक बार कोट करा था, मैं अपनी बात को उन्हीं के शब्दों से शुरू करूं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा कि समाज का चरित्र इस बात से पता चलता है कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और इसी विषय में जो एक रीसेंट जजमेंट थी 2018 में, जस्टिस नुपुर ने अपनी जजमेंट लिखा था पॉस्को एक्ट में, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री and if they are not looked after, it is the future of the country that is at stake। मतलब अगर हम अपने बच्चों के साथ ही वैसा व्यवहार ना करें जैसा हमें उनके साथ करना चाहिए तो शायद जो देश का भविष्य होगा वो अंधकार में होगा। बहुत सारे मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी सारी बात करी, मुझे लगता है समय कम है हमारे पास, पर कहने को बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम हाल ही का सिनारियो देखें, जब से ये एक्ट बना और उसके बाद, तो ये एक्ट अपने आप में बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस को लाता है और 2019 के बाद तो इसमें सजा का प्रावधान भी बहुत बढ़ा दिया गया। उसके बाद भी जो है इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें कमी नहीं है। इसकी वजह क्या है? तो मुझे लगता है इसकी वजह या बलात्कार या यौन हमले जो बच्चों के साथ हो रहे हैं वो उसके ऊपर एक शारीरिक पीड़ा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके ऊपर हो रहे यौन हमले जो है उसकी भावनात्मक निशान जो उस पर छोड़ जाते हैं, वो बच्चा उस अपने ऊपर हो रही यौन हिंसा को लंबे समय तक अनुभव करता है और उसको उसके दिमाग से मिटाने के लिए बहुत साधनों की आवश्यकता है। अगर आप देखें तो इस एक्ट का जो टाइटल है वो शुरुआत करता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। दो शब्दों पे ध्यान दीजिए कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या रही। पहला शब्द है प्रोटेक्शन, दूसरा शब्द है सेक्सुअल ऑफेंस। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो जैसे खुरानिया साहब ने कहा, जो इसका स्पेशल प्रोसीजर है वो इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया कि प्रोटेक्शन करा जाए। किससे प्रोटेक्शन करा जाए? सेक्सुअल ऑफेंस से। तो हमारे को यह समझना आवश्यक है कि सेक्स का मतलब क्या है। अगर आप भाषा देखें या अगर आप डेफिनेशन देखें जो दी गई है, किसी भी सेक्स से अभिप्राय है जीवों की संरचनात्मक या कार्यात्मक जो वो व्यवहार करते हैं और उनके जो विशेष गुण होते हैं उसे हम सेक्स बोलते हैं। जैसे महिलाओं में कुछ गुण है, उनकी शारीरिक बनावट कुछ है और पुरुषों की कुछ है। तो सेक्स के अभिप्राय जो हम कानून की भाषा में करते हैं वो सिर्फ इतना ही है। अब प्रोटेक्शन से क्या अभिप्राय है? अगर आप हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग है उसे देखें, जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया और हमारे संविधान निर्माताओं का क्या दिमाग रहा संविधान को बनाने में, तो उन्होंने आर्टिकल 39 में एक विशेष प्रावधान करा
उन्होंने कहा गया कि राज्य का ये दायित्व है कि वो अपने यंग बच्चों या यंग यूथ जो है उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी स्कीम्स ऐसी बनाए कि उनका भविष्य सुधरे। इसी तरह आर्टिकल 15 जो है वो भी जो स्टेट है या जो सरकार है उसे एक लेजिस्लेटिव मैंडेट देता है कि उनके लिए स्पेशल कानूनों की जो है वो निर्माण करे। लेकिन फिर भी ये मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैंने इस एक्ट पर अध्ययन करना शुरू करा, आजादी के इतने सालों बाद भी हम इस एक्ट को बनाते हैं 2012 में, जो बड़ा दुखद है। लेकिन 2012 में भी ये एक्ट क्यों बना, इसके पीछे भी एक थोड़ी सी कहानी अगर आप जान ले तो मुझे लगता है आप इस एक्ट को पूरे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 11 दिसंबर 1992 को यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन किया गया। अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन की बात करें तो उसमें चाइल्ड राइट के ऊपर बात की गई, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य है और भारत की ये बाध्यता है कि अगर वो किसी भी कन्वेंशन को करता है तो उसी तरह के कानूनों को वो अपने देश में लाए। ये यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन की बात आती है। 11 दिसंबर को कन्वेंशन होने के बाद भी लगभग 20 साल के बाद हम देखते हैं कि यह अस्तित्व में आया। इसका मतलब है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है या जो सरकारों का सोचना है वो भी इस एक्ट को लेकर इतना सजग नहीं रहा। जब हम न्याय निर्णयों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा खुशी होगी कि जुडिशरी कितनी इन्वॉल्व है इस एक्ट को लेकर। लेकिन एक आश्चर्यजनक रूप से जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो सबसे पहला, आप सोचते हैं कि बच्चों के लिए जो पहला कानून बना वो पॉक्सो एक्ट है। मुझे लगता है कि ये गलत अवधारणा है। जो बच्चों के लिए पॉक्सो से पहला कानून बना वो गोवा की सरकार ने 2003 में बनाया और उस एक्ट का नाम था गोवा चिल्ड्रन एक्ट, और वो लगभग इसी तरह की बात करता था जिस तरह की बात पॉक्सो करता है। और मुझे लगता है जो गोवा ने जो कानून 2003 में बनाया उसके होने के बाद भी हमारी जो समझ थी बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों को लेकर और जो एनसीबीआर का डाटा था या जिस तरह से निर्भया और दूसरे केसेस हुए उस तरह से जो माहौल बना उसने इस एक्ट को बनाने में बहुत ज्यादा जो है योगदान दिया। अब आप अगर इस एक्ट की भावना को देखें, ये निश्चित रूप से बच्चों को बचाने का एक्ट है। लेकिन बच्चों को बचाएं तो वो किससे बचाएं? 3 बातों के ऊपर इसमें बात की गई। एक, इंड्यूसमेंट, दूसरा कॉर्जन और तीसरा इंगेजमेंट। मतलब इंड्यूसमेंट की बात मैं क्यों कहूं, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था, इंड्यूसमेंट शब्द जो है वो बच्चे की मासूमियत को दर्शाता है और एक बच्चा मासूम होता है इसलिए उसे आसानी से प्रलोभित किया जा सकता है। दूसरी बात, जब इंड्यूसमेंट से बात नहीं बनती तो कॉरेजन की तरफ हम जाते हैं, हम बच्चों को डरा धमका के ऐसा करते हैं। और तीसरी बात, हम उसे इस तरह के परिवेश में ढालकर उसे इंगेज कर लेते हैं उसकी सामाजिक, आर्थिक और दूसरी परिस्थितियों में। तो ये एक्ट का जो उद्देश्य है वो 3 डायमेंशन नजर आता है, इंड्यूसमेंट, कॉरिजन और इंगेजमेंट। पूरे एक्ट को बनाने में इस 3 बातों का विशेष ध्यान रखा गया। अगर आप देखें इस एक्ट से पहले जो है कि क्या रहा हमारे देश का सिस्टम, तो मैं आपको कुछ न्याय निर्णयों की तरफ ले जाना चाहता हूं। तो आपको पता चलेगा कि उससे पहले हमारी जो जुडिशरी थी वो बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों को किस तरह से डील करती थी। और कुछ बहुत लैंडमार्क जजमेंट इसके ऊपर आपको नजर आएंगे। जो सबसे पहला जजमेंट है वो मुझे ध्यान में आता 1956 के अंदर। ये जजमेंट का नाम है घनश्याम मिश्रा वर्सेस द स्टेट, 1956, 17 नवंबर 1956, उड़ीसा हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। इस
जजमेंट के अंदर इसका जो बैकग्राउंड है वो हुआ कि एक स्कूल की लड़की थी, उसकी उम्र 10 साल थी, उसके साथ एक जो है वो दुर्व्यवहार किया गया, और दुर्व्यवहार करने के बाद उस लड़की का जो केस उसमें आया, कोर्ट में आया, तो जैसा कि मेरे दोस्त अमरदीप जी ने कहा कि हम अक्सर एज एन एडवोकेट डिफेंस की तरफ से खड़े होते हैं जर्नली और उसे बचाते हैं, तो इसी तरह की कुछ दलीलें दी गई। लेकिन पहली बार 1956 के अंदर कोर्ट ने यह ऑब्जर्व करा कि अगर बच्चों के साथ कोई अपराध होते हैं तो उसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या स्टिक रूप से ना होकर एलोबरेटिव रूप में हो, और जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसको ध्यान में रखा जाए, और वो जो सर्कमस्टेंसेस है उसका जो नेचर है उसको देखा जाए। तो इसी तरह अगर आप देखें जो इस एक्ट के अंदर जब हम चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं तो उसमें शब्द आता है एग्रीवेटेड। इस न्याय निर्णय में उसी नेचर को डिफाइन करा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीवेटेड नेचर, कि जब हम बात करते हैं रेप की और बच्चों के साथ रेप, और वो उस लड़की की जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो हम सिर्फ आईपीसी के उन सेक्शनों को ना देखें जो सिर्फ रेप को दिखाता है, बल्कि उस नेचर को देखें। तो एग्रीवेटेड का जो शब्द पेनिट्रेट करा गया इस एक्ट के अंदर, तो मुझे लगता है उसका बीज 1956 में ही इस न्याय निर्णय से पड़ गया था। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण निर्णय मुझे नजर आता है वो 1972 के अंदर नजर आता है, जो इसी तरह के एक केस के अंदर दिखता है, जिसके अंदर यह कहा गया कि जब पेनिट्रेशन की बात करते हैं और पेनिट्रेटिव कोई असॉल्ट होता है किसी बच्चे के ऊपर, जैसा कि अंडर सेक्शन 366 और 367 आईपीसी कहता है, तो उस पेनिट्रेशन को हम सिर्फ उस पेनिट्रेशन तक ही सीमित ना रह जाए, और इस 1976 के अंदर जो एक और विशेष बात थी इस न्याय निर्णय में, इसमें यह कहा गया था कि हाँ अपराध तो हुआ है, पर इस अपराध होने के अंदर जो व्यक्ति है जिसने अपराध करा है उसने उस बच्ची के ऊपर जो है कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा जिससे ये दिखता हो कि पेनिट्रेटिव असॉल्ट जब हुआ है तो वो उसकी मर्जी के बिना हुआ है। तो इस निर्णय के अंदर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि भले मेडिकल एविडेंस ये कह रहा हो कि पेनिट्रेशन को है पर मार्क नहीं है, पर फिर भी जो प्रिजम्पशन ली जाएगी वो प्रिजम्पशन जो है उस बच्चे के फेवर में ली जाएगी, और कोलैबोरेशन ऑफ टेस्टिमनी जो है उस बच्चे की जिसके साथ ये हुआ है उसको ध्यान में रखा जाएगा, ना कि सिर्फ डेफिनेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव इंटेंट। एक इसी तरह का निर्णय मुझे ध्यान में आता है मथुरा रेप केस जो 1978 में हुआ था। केस का नाम था तुकाराम एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है कभी कभी। इस केस के अंदर ये हुआ था कि एक पुलिस वाले ने एक लड़की जो थी जो उसकी वो ट्राइबल गर्ल थी और वो उसकी कस्टडी में थी, उसने उसके साथ जो है वो बलात्कार करा, और उसके बाद वो व्यक्ति जो कानून की कमियां थी या एविडेंस की जो कमियां थी उसका फायदा उठाकर वो बच गया। पर पहली बार कोर्ट ने ये कहा और ये थ्योरी दी, जिस तरह की थ्योरी आप एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव असॉल्ट में देखते हैं। अगर आप पेनिट्रेटिव असॉल्ट को देखें और एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव असॉल्ट को देखें तो उसमें थिन लाइन का डिफरेंस है, बिल्कुल सेम सेक्शन की बात करता है, पर जो थ्योरी ऑफ ट्रस्ट है या थ्योरी ऑफ अथॉरिटी है या थ्योरी ऑफ डोमिनेंस है कि वो व्यक्ति जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी केयर के लिए, उनके रक्षा के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, ब्लड रिलेशन में हो, चाहे वो बच्चों के साथ रह रहा हो, फॉस्टर केयर हो या दूसरे लोग हो, जो भी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो कवच प्रदान करते हैं, अगर वो ही ऐसा करेंगे
तो समाज में क्या संदेश जाएगा और हम इस समाज को कैसे देखेंगे। इसीलिए इस कानून में ये कहा गया, इस जजमेंट में ये कहा गया कि ऐसे लोग अगर इस तरह का अपराध करते हैं तो उनको सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। और मुझे लगता है कि जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं और जब हम डोमिनेंस की बात करते हैं कि ट्रस्ट और डोमिनेंस थ्योरी को लाते हैं, तो उसका भी शायद इसी केस से पड़ा। और उसी के 1983 के अंदर जो सरकार थी उसने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को भी पारित किया और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी सुदृढ़ करने की ओर कदम बढ़ाया। इसी तरह 1988 के अंदर आप देखेंगे गोरख दाजी गांजे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है 1988 का। इसके अंदर जो मुख्य बात थी वो ये थी कि क्राइम इन विच वुमेन आर विक्टिम नीड नॉट बी सिविली डेल्ट with an extreme cases such as this case, the accused who is the father of the victim girl। इसके अंदर क्या हुआ कि एक फादर ने अपने ही बिटिया के साथ दुष्कर्म करा और निचले वाले कोर्ट ने उसे कन्विक्ट करा। हाई कोर्ट ने एविडेंस में डिस्क्रिपेंसी थी कि लड़की के जो बयान हुए और लड़की ने अपने बयानों में कुछ अलग अलग बातें कही बच्ची ने, तो हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। लेकिन बाद में जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक रूप से ये बात कही कि जो डोमिनेंस है या जो ऐसे क्राइम हो रहे हैं उसके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाए कि जस्टिस जो है उसका निर्धारण हो, यानी एंड ऑफ द जस्टिस हो। आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव थ्योरी के रूप में इसको ना छोड़े। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा था अभी यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, जैसे हम स्किन टू स्किन केस की बात करते हैं, उसके अंदर भी जो जुडिशरी की उनका ये प्रोनाउंसमेंट था कि स्किन टू स्किन केस जो है उसका अभिप्राय सिर्फ टच करना नहीं है कि अगर सिर्फ टच रहेगा तो ही अपराध हुआ, नहीं, उस व्यक्ति की इंटेंशन भी देखी जाएगी कि उस व्यक्ति ने किस इंटेंशन के साथ बच्चे के साथ जो है वो टच करा। तो मुझे लगता है कि जुडिशरी का जो समावेश है या जुडिशरी का जो एक्टिविज्म है वो बहुत प्रभावी रूप से नजर आता है। पर ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि इतने सारे निर्णय होने के बाद भी हम पॉस्को को 2012 के अंदर ले किया। इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है 1983 का वो है ये है भारवाड़ा भूमि गानी हिज्जीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस के अंदर व्यक्ति को इस बात के लिए छोड़ दिया गया कि माइनर डिस्क्रिपेंसी जो है एविडेंस में, क्योंकि आप अगर देखें कि जब भी हम रेप की बात करते हैं या बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि भले ही 100 लोग छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा ना मिले। मुझे लगता है इस थ्योरी को रिवर्स करने का टाइम आ गया, और वो थ्योरी रिवर्स कब होगी जब हम बच्चों के प्रोटेक्टिव की बात करेंगे। क्योंकि जब जब हम इस थ्योरी को बच्चों के ऊपर लागू करने की बात करते हैं तब तक हम देखते हैं कि क्राइम का ग्राफ आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता जाता है, एक बात, और दूसरी जो कन्विक्शन रेट है वो घटता जाता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा हमें और समय मिलेगा तो जो मेरी जूनियर है उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च करा है कि अभी भारत में सिनेरियो क्या है, रेशियो क्या है कन्विक्शन रेट का, कितने कन्विक्शंस हो रहे हैं, केसों को निपटाने का रेशियो क्या है, एक दिन जो लेजिस्लेटिव मैंडेट है 1 साल का, वो जो मैंडेट है वो कितने स्टेट उसे फॉलो कर रहे हैं। ये सारी बातें आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अगले हफ्ते लेंगे सर उसको, नवीन सर अगले हफ्ते ले लेंगे उसको कंटिन्यूएशन में जी। ठीक है। एक अगर आप जो मुझे नजर आता है 19, वैसे तो बहुत सारे निर्णय पर मैं मुख्य निर्णयों की बात करूंगा। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्रेमचंद एंड अदर का निर्णय है, ये नजर आता है 1989। इसमें यह कहा गया इस केस में यह हुआ कि जब बच्चे के साथ ऐसा असॉल्ट हुआ तो बच्चे का जो कैरेक्टर था वो
मतलब उसकी माँ या उसका जो पारिवारिक परिवेश था वो दूसरे किस्म का था। तो जो डिफेंस था उन्होंने कहा कि इनका परिवेश ऐसा है, इसलिए इनके साथ इस तरह का जो है वो ऑफेंस नहीं हो सकता, ये बनी हुई कहानी है। तो कोर्ट ने इस बात को मार्क करते हुए कहा कि जब भी बच्चों के साथ कुछ ऐसा होगा तो उसका कैरेक्टर और उसकी रेपुटेशन जो है वो आड़े नहीं आएगी। और उन्होंने स्पेशल लाइन करते हुए कहा, कैरेक्टर और रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम हैज नो बेयरिंग और रेलेवेंस ईदर इन द मैटर ऑफ एजुकेटिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज और इम्पोजिंग द पनिशमेंट। मतलब कि आप बच्चों के कैरेक्टर कुछ भी रहा हो, पर बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, हमारा बेसिक मोटिव जो है उस अपराधों को रोकना है। एक ऐसा ही 1989 के अंदर हम देखते हैं जो बहुत ही मशहूर केस था, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और मुझे ये लगता है कि जब जब कोई कानून लिखा जाता है तो जो इतिहास है, इतिहास की जो घटनाएं, उस इतिहास की घटनाओं को उस कानून में रोपित किया जाता है। तो इस केस के अंदर अगर आप देखें तो कुछ जो डोमेस्टिक वर्किंग महिलाएं थी वो ट्रेन में आ रही थी, और जब वो वापस आ रही थी तो कुछ आर्मी पर्सनल उस ट्रेन के बोगी में थे और उन्होंने उनके साथ बहुत बुरी तरह से जो है उनके साथ हरासमेंट करा। और ये मुद्दा जब पब्लिक सिटी में आया और बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ, तो ये कहा गया कि जो ऐसे लोग हैं, आर्मी वाले, पुलिस वाले, वो जब ऐसा काम करते हैं तो समाज को एक गलत दिशा की तरफ मोड़ते हैं। मुझे लगता है कि जब आर्मी पर्सनल का नाम डाला गया तो मैं बड़ा हैरान था कि व्हाई आर्मी पर्सनल हैज बीन प्लेस्ड इन दिस एक्ट। पुलिस कैन बी इन इट बिकॉज़ पुलिस इज द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, नॉट द आर्मी। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हमारे को इस जजमेंट से मिल जाता है। इसी तरह का एक और निर्णय 1996 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह के अंदर नजर आता है, जो मुझे लगता है कि किसी भी लैंडमार्क जजमेंट के बराबर है। कि जब भी हम रेप की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले जो डिफेंस है वो एविडेंस की बात करता है। वो जो महिला है या जिसके साथ रेप हुआ है उसकी टेस्टिमनी की बात करता है, उसके स्टेटमेंट की बात करता है। और स्पेसिफिक रूप से मैं अगर कहूं तो 161 की स्टेटमेंट, 164 की स्टेटमेंट, और जब इनके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है या कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो विक्टिम, वो जो अपराधी है, उसको अपराध की श्रेणी में बाहर ले जाने का काम करता है। पर इस लैंडमार्क जजमेंट ने एक आधारशिला रखी, और वो आधारशिला इस बात की थी कि अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या रेप हुआ है तो उस महिला का या उस बच्चे का जो टेस्टिमनी है वो अपने आप में सफिशिएंट है, उसके लिए कोई और कोलैबोरेटिव जो एविडेंस है उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए हम कोई कहते हैं कि टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूटर इज सफिशिएंट इन एनी अदर ऑफेंस। तो ये मुझे लगता है कि कुछ, हाँ नवीन सर, हाँ सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगले हफ्ते हम, क्योंकि आज हमने 7 जजमेंट पर बात करी है और मुझे लगता है कि हम एक मीटिंग में 4 या 5 जजमेंट पे हम चर्चा करेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल विषय है। पूनम जी से मैं क्षमा चाहता हूं, अगले सप्ताह हम लेंगे। मुझे लगता है कृपा शंकर की 5 मिनट अगर आप देखें, अगर पूनम जी का वो फैक्ट ले आए तो अगली बार हमें समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि वो इसके साथ कोलैबोरेट कर। हाँ ले सकते हैं सर, लेकिन अगली बार अगर हम वहीं से शुरू करेंगे तो पूरा सत्र मुझे लगता है, मुझे जी। ऐसा लगता है अगर आप पूनम जी को 5 मिनट के लिए आप समय दे दीजिए, मुझे तो बस सबको धन्यवाद देना है। तो मेरी तरफ से मैं मेरे जो समय दे रहे थे वो पूनम जी को दे दीजिए आप। ठीक है जी जी। नहीं वो भाई साहब अगर आप भी रहेंगे तो आपको भी वो नहीं, मैं सुनूंगा। वो ज्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि नवीन सर, मैं सुनने के लिए रहूंगा, सुनूंगा मैं। जी जी ठीक है, मैं सुनना चाहूंगा पूनम जी को, इसलिए मैंने कहा। जी 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 बिल्कुल। नमस्कार सर, मैं सीसीएफ को मेरी धन्यवाद करती हूँ और आदरणीय कृपा शंकर जी और नवीन सर को, जिन्होंने दोबारा मुझे इस मंच पे बोलने के लिए आमंत्रित किया।
आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। सर जैसे कि पॉस्को मामले में 2014 से 2021 में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि इस एक्ट के अंदर बहुत ही सख्त नियम और सजा का प्रावधान है, फिर भी ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी सर, कुछ बातों पे ही बताना चाहूंगी। जैसे 2014 में सर पॉक्सो एक्ट में फैक्ट शीट शेयर कर दे क्या आईटी टीम? फैक्ट शीट एक बार और शेयर कर दीजिए प्लीज आईटी टीम जी। ओके। सर 2014 में 52,308 मामले लंबित थे। वहीं 2021 के अंत में 2 लाख से अधिक मामले लंबित थे। और सर यही जो दोष सिद्ध की दर है 2014 से लगभग 30% कामोबेक स्थिति में रही। सर अगर हम इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार देखेंगे तो यहाँ जो है कुछ राज्य का आंकड़ा देख लेते हैं सर, जिसमें आंध्र प्रदेश में ये आंकड़ा 1 के 7 का है, मतलब 7 छूट गए, 1 को सजा मिली। वेस्ट बंगाल में यही आंकड़ा 1 से 5 का दिखाया है। वहीं 80.21% के डिस्पोजल रेट के साथ तमिलनाडु अच्छा राज्य रहा। अगर देखेंगे सर हम इसमें कि पॉक्सो एक्ट के अंदर सर जो केस को निपटाने का समय होता है वो होता है 59.78 डेज, लगभग 1 साल 5 महीने, जो इस एक्ट में दी गई अवधि जो 1 साल से है ज्यादा। लेकिन सर यहाँ 2020 में ये अवधि बहुत ही निराशाजनक रही है, 1254.33 डेज, लगभग 3 साल 6 महीने। और सर दिल्ली में सबसे अधिक समय लगता है पॉक्सो एक्ट के केसों को निपटाने का। तो सर मैं बस अपना यही समाप्त करना चाहूंगी। सीसीएफ का धन्यवाद, कृपा शंकर सर आपका भी धन्यवाद, नवीन सर और उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो इस मंच में सम्मिलित हुए। धन्यवाद सर। थैंक यू पूनम जी। प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए। अनिल जी प्रेजेंटेशन बंद कर छोड़ दीजिए। दिए, 2 फैक्ट इन्होंने छोड़ दिए। अभी जब मैं डाटा देख रहा था उसके अंदर अभी तक का जो डाटा है उसके अंदर 30% का ही आंकड़ा है। 70-100 में से 30% लोगों को ही एक्चुअल कनेक्शन हो रही है। जी जी, पर ये फिर भी बढ़ रहा है सर। 20% की तुलना में 2 साल पहले तक ये 20 ही था, 30 हो रहा है। तो एक अच्छी बात ये है कि हम एक अच्छे माहौल की तरफ जा रहे हैं। 20 से 30 के आंकड़े में भी वृद्धि है। मैं सीसीएफ के सामने सभी प्रतिभागियों के सामने एक विषय रखना चाहूंगा कि आप एक देख सकते हैं कि हम इस 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हमारी टीम गागर में सागर भरने का जो ये काम कर रही है, कितनी रिसर्च करके हम आपके समक्ष आंकड़े उपस्थित कर रहे हैं। पूनम दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नवीन सर आपका भी, और अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी आप कुछ मार्गदर्शन दें और हम सभी वक्ताओं का धन्यवाद भी करें। अध्यक्ष जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी नवीन जी को भी सुना मैंने, पूनम दीदी ने भी बोला है, तो वास्तव में हमारा यही सोच और हमारे लिए यही आदर्श स्थिति होगी कि अगर एक भी बच्चा परेशानी में है तो हमारे लिए चुनौती है। कई बार क्या होता है, जो परेशानी में है उसकी तो पूरी दुनिया उतनी ही है। आंकड़े, ये बात सही है कि समाज का एक आईना होते हैं, वो बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें इतनी संवेदनशीलता से इसमें बात करना है या काम करना है कि हर एक बच्चे को हम एक सुरक्षित वातावरण दे सकें। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने भी कानून हैं, कानून के बारे में कहा गया है या न्याय के बारे में कहा गया है कि समान लोगों के बीच में असामान्य न्याय ही अन्याय है और असामान्य लोगों के बीच में समान न्याय ही अन्याय है। तो हमें इसको परिस्थितियों को देख और समझ के करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं एक विषय पर थोड़ा सा आपको और याद दिलाना चाहूंगा, उस पर कभी चर्चा भी होना चाहिए और हम में से अगर कोई उस पर आर्टिकल दे सकता है तो उसको जरूर देना चाहिए। अभी केरल हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है, वो उस पर एक बार मुझे लगता है मैं कृपा संगीत जी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कोई एक ऐसा वेबिनार चर्चा के लिए इस पर कोई एक्सपर्ट्स पैनल रखें कि उसको किस तरह से लेना चाहिए या उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय आयोग ने उस पर अपना एक वर्जन दिया है और वो सभी देश भर के सभी अखबारों में सभी जगह बड़ी मुख्यता से प्रकाशित भी हुआ है, जिसमें केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय के बारे में चर्चा की है। तो कभी आप भी इस तरह की चर्चा करेंगे तो अच्छा होगा। तो आप सभी का बहुत कृपा शंकर जी से उस पे कहा था, वो कंसेंट की एज वाली बात, वो
इसी दौरान था, समय कम था, नहीं तो हम उस पर बात करते। वो आज का जी। विषय था थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। और मुझे लगता है इस पर अगर कोई हम लोग आर्टिकल दे सकें, कुछ 2-4 लोगों का पैनल लगातार आर्टिकल दे, इस पर भी विचार करना चाहिए। और अगर ऐसा किसी का आर्टिकल हो हम लोगों को भेजें, तो हम भी यहाँ के समाचार पत्रों में उसको एक कानूनी आधार पर उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेंगे या दूरगामी परिणाम किस तरह के होंगे इसके। बिल्कुल भाई साहब, हमारी अगली श्रृंखला उसी पर आधारित होने वाली है और इसी से संबंधित एक और जो पिछले सप्ताह चर्चा हुई थी माननीय उच्चतम न्यायालय में, जो भी बहस चालू हुई है, उस पर भी हम रखने वाले हैं। तो आपके सुझाव बिल्कुल रहेंगे और हम उस पर एक आर्टिकल और दोनों चीजें प्लान करेंगे। जी बिल्कुल। तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे स्थायी हीरो लक्ष्मण जी और हमारे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सप्ताह के प्रश्न भी हम अगले सप्ताह ही लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम समय क्रॉस कर चुके हैं। 1-2 प्रश्न अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और जी सिया ने किया है जी। I have a doubt. यस Can यस you- हाँ बेटा, अपनी बात रखिए सिया। Sir, why this law has been enacted after a long time of independence in 2012? Yes sir. Listen, why this law was activated in 2012 after such a long time, not before? तो जब जागो तभी सवेरा होता है बेटा, ऐसा नहीं है। आज जुडिशरी भी काम कर रही थी, समाज में लोग भी काम कर रहे थे। तो जब लोगों को लगा कि हमें एक स्पेशल कानून